हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल रबर क्या होता है। सो नेचुरल रबर जो है, वर्ड से पता चल रहा है एक नेचुरल रबर है, मतलब कि प्लांट बेस्ड मटेरियल से ये पर्टिकुलर रबर बनता है। ठीक है, ये देखिए किस चीज़ से बनता है। कुछ प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसके अंदर से एक मिल्की कलर का, मतलब मिल्की टाइप एक सैप निकलता है। सैप का मतलब होता है एक लिक्विड निकलता है। ठीक है, इसको हम लेटेक्स बोल सकते हैं। ये निकलता है, उसी पर्टिकुलर लेटेक्स को जमा करके और उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजारा जाता है जो कि फाइनली नेचुरल रबर में कन्वर्ट होता है। और ये पर्टिकुलर मिल्की सैप जिस प्लांट स्पीसीज से निकलता है उसे हम रबर ट्री कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली रबर ट्री से नेचुरल रबर्स निकलते हैं। यहाँ पर जो रबर ट्री है उसका साइंटिफिक नेम जो है हीवी ब्रिसिलिनस है। ठीक है, हीवी ब्रिसिलिनस, इसी को नेचुरल रबर कहते हैं। और इसी पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज से, प्लांट के टाइप से एक मिल्की टाइप सब्सटेंस निकलता है जिसको कलेक्ट करके उसके अंदर उसको सुखा करके एंड अलग अलग प्रोसेस से गुजार कर उससे नेचुरल रबर बनाया जाता है। ठीक है, अब जो नेचुरल रबर बनाया जाता है ना, उसके लिए जो लेटेक्स का इस्तेमाल होता है, उस लेटेक्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। बट उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है पॉली आइसोप्रीन। सो पॉली आइसोप्रीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नेचुरल रबर्स के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। पॉली आइसोप्रीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लार्जली ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। और ये स्टार्टिंग से इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, एशिया के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। रादर जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे तो ब्रिटिशर्स अपने साथ 19th सेंचुरी में इस पर्टिकुलर प्लांट को लेकर आए थे, जिसके कारण ये बेसिकली एक, आप समझ सकते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड किया गया था। इस पर्टिकुलर प्लांट को एक जगह से उठाकर सेकंड जगह डाला गया था। ये नेटिव नहीं है हमारे यहाँ का। ठीक है, ऑलराइट। इसको ग्रो करने के लिए ग्रोइंग कंडीशंस क्या क्या है। पहली चीज़ तो नेचुरल रबर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो हो सकते हैं जहाँ पर अच्छी बारिश होती हो, मतलब 200 से लेकर के 450 सेंटीमीटर तक की बारिश होती हो। सेकंड चीज़, इसको ग्रो करने के लिए आपको लेटराइट सॉइल चाहिए होता है जो कि काफ़ी फर्टाइल हो, और साथ ही साथ जिसका जो पीएच है, सॉइल का पीएच, वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, मतलब 4.5 से लेकर के 6 तक होना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, इसके अंदर फॉस्फोरस की कमी होनी चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की कमी होनी चाहिए, तभी ये पर्टिकुलर ग्रो कर पाएगा, ये प्लांट ग्रो कर पाएगा। बिकॉज फॉस्फोरस के एक्सेस होने पर ये प्लांट के रूट्स जो हैं वो सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़, अच्छी बारिश होनी चाहिए। दूसरी, लेटराइट सॉइल होनी चाहिए जो काफ़ी फर्टाइल हो, हल्की सी एसिडिक सॉइल हो और फॉस्फोरस ना हो सॉइल के अंदर। तीसरी चीज़, जो टेम्परेचर रेंज है वो 25 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री तक होनी चाहिए। 25 से 35 मान लीजिए, 25 से 35 तक मान लीजिए, उसके बीच का टेम्परेचर हो, तभी ये जो नेचुरल रबर का प्लांट होता है वो सही तरीके से ग्रो करता है। और जैसा हमने बात की, बारिश यहाँ पर अच्छी है, यहाँ पर धूप भी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑलमोस्ट 80% तक की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर के अंदर, तभी यहाँ पर नेचुरल रबर को आप कल्टीवेट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर हैवी विंड्स बहती हो, मतलब बहुत तेज़ हवा चलती हो, उस रीजन्स में नेचुरल रबर ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अर्ली फेजेस में, बिगनिंग में, इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण अगर हैवी विंड्स होंगे ना तो इनके रूट्स जो है वो अपरूट हो जाएंगे, वो अपनी जगह से हट जाएंगे और दूसरी जगह चलते हैं, मतलब वहाँ से हट करके बेसिकली वहाँ पे गिर जाएंगे। तो हैवी विंड्स को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हैवी विंड नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसा हमने ऑलरेडी देखा, टेम्परेचर 25 से 35 के बीच में चाहिए और साथ ही साथ अच्छा सनशाइन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। जैसे मानते हैं कम से कम 6 घंटा डेली, पूरे 12 महीने कम से कम 6 घंटे अगर धूप लगेगी तभी वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ऑलराइट, आई होप ग्रोइंग कंडीशन समझ गया। पहला, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि बारिश अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ हमने देखा धूप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 6 घंटा कम से कम पर डे। सेकंड, सॉइल जो होगा वो लेटराइट सॉइल होना चाहिए जो कि फर्टाइल होता है, स्लाइटली एसिडिक हो और फॉस्फोरस की अमाउंट उसके अंदर बहुत ही कम हो। थर्ड, धूप उसको 25 डिग्री से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास होनी चाहिए। फोर्थ, हैवी विंड्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो उस सॉइल को अच्छे से पकड़ता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ता है, तो उसके रूट्स जो है वो टूट जाएंगे। और सनशाइन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा इंडिया जो है वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और कंज्यूम करने में हम सेकंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना। अगेन ध्यान रखिए, जब हम प्रोड्यूस करने की बारी आती है तो हम 6ठे नंबर पे हैं। तो प्रोड्यूस करने में फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे थाईलैंड है।
थाईलैंड सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करता है। पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 35% जो नेचुरल रबर है वो थाईलैंड अकेले ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब कंजम्पशन की बात आती है तो चाइना के बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर का। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम सेकंड लार्जेस्ट में, और प्रोड्यूस करने में हम छठे नंबर पे हैं। ऑलराइट, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ओवरऑल हम सिक्स लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड में, बट साउथ एशिया में हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं। पहले तीन कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा थाईलैंड करता है, थाईलैंड। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे वियतनाम। तो TIV याद रखिए, TIV और उसके बाद आई आता है, यानी कि इंडिया आता है, तो TIVI। TV याद रखिए, TIVI। इससे आपको याद रहेगा थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, ये साउथ एशिया का पोजीशन है। इसके अलावा अभी राइट नाउ हम देखो, हम प्रोड्यूस तो कंपैरेटिवली कम ही कर पाते हैं, लेकिन हम कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमारा इंपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि हम अपने कंजम्पशन का ऑलमोस्ट 40% जो रबर है, नेचुरल रबर, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करके हम अपने भारत के अंदर उसको कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं। राइट नाउ भारत ने जितना भी रबर प्लांटेशन किया हुआ है उसका ओवरऑल एरिया ऑलमोस्ट 8.5 लाख हेक्टेयर है। 8.5 लाख हेक्टेयर्स, इतना एरिया हमने अभी राइट नाउ नेचुरल रबर को कल्टीवेशन में लगाया हुआ है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट है? केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेचुरल रबर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, इसका इस्तेमाल तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, लेदर इंडस्ट्रीज़ में, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। ऑलमोस्ट 65% जो टोटल नेचुरल रबर हम लाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं इंडिया, उनमें से 65% से ज़्यादा जो नेचुरल रबर है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि व्हीकल्स बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। देखो, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल रबर एक लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स मतलब एक फ्लूइड सा सब्सटेंस होता है जो कि रबर ट्री से निकलता है, और उस ट्री का नाम होता है हीविए ब्रासिलिनेसिस। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम होता है पॉलीआइसोप्रीन। थर्ड चीज़, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाया जाता है, तो एशिया और अफ्रीका दोनों ही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, बट ये हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है, इसको ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से लेकर आए थे। ठीक है। ग्रोइंग कंडीशन की बात करें तो इसको अच्छी रेनफॉल चाहिए, ठीक है, अच्छा सनशाइन चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, लेटराइटिक सॉइल चाहिए, जो सॉइल थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, और फॉस्फोरस की कमी होनी चाहिए। इसके अलावा 25 डिग्री से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 80% होनी चाहिए, और हैवी विंड्स में ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इंडिया जो है वर्ल्ड का सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर थाईलैंड आता है, ठीक है, और कंजम्पशन में फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है। इसके अलावा अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो भारत फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद। तो इसको आप TV के नाम से याद कर सकते हैं। हम जितना भी टोटल कंज्यूम करते हैं नेचुरल रबर, उसमें से 40% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम। देखो, अगर इंडिया का मैप देखो तो केरला, तमिलनाडु सबसे नीचे वाले पार्ट्स में प्रेजेंट है, और त्रिपुरा, असम यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। तो ये चारों ही स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जितना भी टोटल नेचुरल रबर हम कंज्यूम करते हैं उसमें 65% से ज़्यादा जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आई होप आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। नो, इसी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, और आपको इसके आंसर को कमेंट बॉक्सेस के अंदर मेंशन करना है। इसका जो आंसर है वो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल रबर इज इनकरेक्ट। आपको इनमें से ढूंढना है कि इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर इन वर्ल्ड। Second is, it is grown in region with potential of high winds. Third, majority of natural rubber is used in footwear industry and industrial products. Fourth is, it was not a native to India and was introduced by Britishers during its rule. ठीक है, ये चार स्टेटमेंट्स हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। देखो, इनकरेक्ट इसमें से मल्टीपल हो सकते हैं, A and B भी हो सकता है, C and D भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकता है। आपको ढूंढना है इस चीज़ को। ऑलराइट, सो आई होप I have made myself clear with this particular discussion. I hope आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो. If you like this particular video, please leave a like, share this video with your friends and colleagues, and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.